नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आप में से लोग जो हमारे ऑडियंसेस हैं वो हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सुहासिनी हैदर को वापस लाइए। तो शी इज़ बैक ऑन पॉपुलर डिमांड, द हिंदू की इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर और जो बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं खाड़ी में, और इंडिया की भी जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रही है, ब्रॉडर एनालिसिस के लिए मैंने सोचा कि आज सुहासिनी से बातचीत करती हूँ, क्योंकि पल पल की खबरें तो बहुत चेंज हो रही है। ट्रम्प कभी कुछ कहते हैं फिर पलट जाते हैं, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, बहुत फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इन सबके बीच में सुहासिनी, सबसे पहले अगर मैं पूछ सकूं कि ये जो बातें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भाई हम बातचीत करेंगे, 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं हम लोग को ऑन पावर प्लांट्स एंड ऑल। अभी ये नहीं पता बातचीत होगी नहीं होगी। इज इट टेस्टिंग द वाटर्स, या इज इट रियली अबाउट, जैसा लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ मार्केट्स को थोड़ा स्थायित्व देना चाह रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं? थैंक यू स्मिता, मुझे बुलाने के लिए और आपके दर्शकों के लिए। मुझे पता है कि आपकी लोकप्रियता तो है, लेकिन दर्शक भी आजकल बहुत जिज्ञासु हैं, क्योंकि ये जो वॉर वेस्ट एशिया में चल रहा है उसके मायने हम सबके लिए हैं। हर घर में, हर डाइनिंग टेबल पे चर्चा इसी की हो रही है कि गैस के प्राइसेस को क्या होगा, एनर्जी के प्राइसेस को क्या होगा। इस लिहाज से जो मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं शायद पल पल में बदलता भी रहता है, और हमें इतना ज़्यादा ध्यान वहाँ हम लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बदल भी सकता है। आज अगर वो बमबारी कर रहे हैं, कल वो टॉक्स की बात करेंगे, परसों और कुछ होगा। और मैं संजीदा तौर पे कह रही हूँ कि जो अभी फॉग ऑफ वॉर चल रहा है, क्योंकि हमें हम पुष्टि नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वहाँ ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, क्या अमेरिकन गोलीबारी बंद हो जाएगी, क्या ईरान के जो लीडरशिप है उनका पूरा कंट्रोल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मिस्टर ट्रम्प ने जो कहा है कि उनके टॉक्स चल रहे हैं, कि डायलॉग से कुछ उपाय निकल सकता है, इसका सिर्फ एक सीधा मतलब है कि जो भी उनकी सोच में ये वॉर में होने वाला था, ये युद्ध में होने वाला था, 3 हफ्तों के बाद वो चीज़ नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है जहां अमेरिका ने सोचा था वो होंगे। अब क्या ये एक बहुत मतलब सीरियस टॉक्स के लिए, डायलॉग के लिए उनका सडनली उनका रुख बदल गया है, और वो टॉक्स में अब ध्यान देना चाहते हैं कि अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि ईरान की जो लीडरशिप है उसी के साथ उनको निगोशिएट करना पड़ेगा, या क्या वो अपने लिए समय बना रहे हैं ताकि एक और भी मतलब जैसे ग्राउंड इन्वेजन या किसी और तरह से हमला करने की कोशिश होगी, या जैसे आपने कहा कि मार्केट्स को देखकर वो थोड़ा घबरा गए हैं और मार्केट्स को थोड़ा उछालने के लिए ये कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी जितनी कैलकुलेशंस थी उनके मुताबिक अभी वॉर नहीं चल रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा अगर सुहासिनी ये कहूँ कि अगर मैं सोचिए ईरानियन हूँ, मैं मुश्तबा खामनेई हूँ, जिसके पिता अली खामनेई को, उनकी माता, उनकी वाइफ को एक किलिंग में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर स्ट्राइक में 20 फरवरी को मार दिया जाता है। हाँ। उनके बेटे की भी खबर आ रही थी। वो उनको लेकर भी तमाम अटकलें तेज हैं कि पता नहीं वो इंजर्ड हैं, वुंडेड हैं, कहाँ हैं नहीं पता। ईरानियंस इस स्टेज पर 3 हफ्ते के अंदर में, क्योंकि ठीक 3 हफ्ते पहले वो बातचीत ही कर रहे थे अमेरिका से जिनीवा में, बिल्कुल अब्बास अरागची से लेकर तमाम उनके नेता मौजूद थे उस बातचीत में। और उस बातचीत के भी जो प्राइम अमेरिकन फेसेस थे, जारेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ, वापस से उन्हीं के सामने आमने सामने में बैठने के लिए क्यों तैयार होंगे? आई एम ट्राइंग टू थिंक एज एन ईरानियन। नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि जो अमेरिका ने किया है इन 3 हफ्तों में, उनकी लीडरशिप, ईरानियन लीडरशिप को जिस बेरहमी से, जैसे आप कह रहे हैं, बच्चों को भी मार दिया, लोगों को इस तरह मारा कि अगर आप एक साइंटिस्ट को मारना चाहते हैं तो पूरी उनकी बिल्डिंग को आप ढे कर रहे हो। तो जिस तरह से अमेरिका ने अपना ये कैंपेन किया है इजराइल के साथ, तो ईरानियंस को एक तो मैसेज मिल गया होगा कि अमेरिका बहुत सीरियसली इनको ख़त्म करना चाहता है। उसके अलावा जो भी अमेरिका ने कहा, आज अगर वो बातचीत करने को तैयार हैं तो शायद उसमें ईरानियन लीडरशिप को लग रहा है कि शायद वो अपनी भूल मान रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रस्ट फैक्टर है। और जैसे आपने कहा, जिस आदमी ने अपनी पूरी फैमिली
को इस तरह से लूज़ किया है तो वो तो बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर इसमें एक मौका है अमेरिका को नीचे दिखाने का कि अमेरिका अब अपनी भूल मान रहा है, तो आई थिंक कोई भी लीडर कहेगा कि शायद अब मेरे अपने जो फीलिंग्स हैं वो एक तरफ, और देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ईरानियन लीडर है जो असली तौर से समझता है कि अमेरिका इस जो युद्ध से बिल्कुल अपने हाथ धो बैठेगा। और पहले भी हम देख चुके हैं अमेरिका बार बार युद्ध को अलग अलग तरीके से वही चीज़ करने की कोशिश करता है। आपने अफ़गानिस्तान में देख लिया, लिबिया में देख लिया, सीरिया में देख लिया। कभी ना कभी अमेरिकन जब भी वो थक भी जाते हैं फिर भी उनका ये जारी रहता है। और इराक़ में तो आपने देखा कि जॉर्ज बुश सीनियर ने जंग शुरू की थी, वहाँ पे वो रुक गए थे। 10 साल बाद उनके बेटे ने आकर वो जंग को ख़त्म तो नहीं किया लेकिन सदाम हुसैन को ख़त्म किया। तो आई डोंट थिंक ईरानियन के माइंड में ये भी एक मिनट के लिए है कि अगर हम बातचीत करें तो अमेरिका हमको मारना बंद कर देगी। लेकिन अगर इससे एक तो 4-5 दिन की मोहलत मिलती है जिसमें ईरानियन अपने ड्रोन्स बना रहे हैं, अपने वेपनरी को बना रहे हैं। दूसरी बात कि अमेरिका को नीचा दिखाने का मौका। तीसरी बात ये है कि पहले से ही आप देखेंगे ईरानियंस के जो बातचीत हुए हैं अब तक JCPOA में और भी, वो चाहते हैं कि इज़राइल को किसी तरह पिक्चर से हटा दे, आइसोलेट कर दे। तो ईरान चाहेगा कि वो अमेरिका से बात करे ताकि अमेरिका और इज़राइल में थोड़ा सा तो अंतर हो, क्योंकि अभी जो लग रहा था कि इज़राइल अमेरिका पर हावी है, वो सिनारियो अब बदल जाएगा अगर ऐसे लग रहा है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है। इज़राइल तो नहीं बात करना चाहता उनसे। इज़राइल तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। और आज की जो मैंने व्लॉग की है, दर्शक आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा है कि नेतन्याहू जो है निश्चित रूप से लीस्ट इंटरेस्टेड है कि युद्ध खत्म हो। इस युद्ध को शुरुआत करने वाले भी वही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया था जब जिनीवा में टॉक्स हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि लगभग ईरान सभी शर्तों को मान चुका है। जो JCPOA के वक्त में भी हमने देखा था कि वही बातें मानी गई थी, एक्सेप्ट कि ईरान का हमेशा से कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को हम नहीं लाएंगे इसके तहत, क्योंकि वो हमारी सैन्य क्षमता से जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज इट अ न्यू थिंग इन टर्म्स ऑफ निगोसिएशन, जब आप करने के लिए वापस से आए भी, वजह भले ही बदल जाए, निगोसिएशन की जो स्कोप है क्या वो बदला है किसी तरीके से? ये तो अमेरिका को बताना पड़ेगा और अपने संबंधियों को बताना पड़ेगा। यूरोप में जिनको उन्होंने बुलाया था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी आएँ, उनको इज़राइल को समझाना होगा कि क्या बदला है, क्या जो उनके ओरिजिनल एम्स थे उनमें से कोई भी अभी तक मेट है। मतलब आप लीडरशिप को हटाते रहिए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तक को उन्होंने मार दिया उनकी बेटी के घर पे, फिर भी ईरान इज़राइल पे अपने मिसाइल्स दाग रहा है, फिर भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का कुछ तो कंट्रोल कर पा रहा है। ये नहीं कि अब मतलब अगर वो भारतीय शिप्स को जाने दे रहे हैं तो 2 शिप्स को जाने दिया है, मतलब कंट्रोल बरकरार है वहाँ पे। तो कौन सा ये आपका एम है जो इससे अब भरपूर हो गया है? पिछले साल भी हमने सुना था कि उन्होंने इज़राइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो फिर क्या बचा इस साल उनको अटैक करने के लिए? मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें अब देखना पड़ेगा कि ये वॉर किस तरह जाता है। 3 हफ्ते तो हो चुके हैं, लेकिन क्या ये मुझे लगता है ये इस हफ्ते में हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका का एक्चुअल रुख क्या है, वो क्या समझते हैं कि अब सिचुएशन क्या होगी। क्या अमेरिका पूरी तौर से मान जाएगा अपने हथियार डालने के लिए? मुझे नहीं लगता है, ये तो कभी हुआ नहीं है पास्ट में कि आज हो जाए। दूसरा, क्या अमेरिका किसी तरह से किसी स्ट्रैटेजी से हॉर्मुज स्ट्रेट पे कब्ज़ा कर सकता है? जैसे ये नेटो के 22 देश हैं जो नेटो को मिला के वो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो अपनी शिप्स को भेजने की सोचेंगे। और क्या वो किसी तरह से एक जैसे आई थिंक वो चाहते हैं कि जैसे वेनेजुएला में लीडर को निकाल के अगले लीडर से बातचीत उनकी जारी थी, तो अगर क्या किसी तरह से, क्योंकि वहाँ पर भी वेनेजुएला में उन्होंने पूरी रिजीम को ऐसे ही रखा हुआ है
और डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो भी उनके मिनिस्टर्स थे जो अमेरिकन वॉच लिस्ट पे थे, अब वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का कोई हाइब्रिड डिस्कशन हो सकता है? वो एक सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप को अपना एक कोई दिलसी रॉड्रिगे नहीं मिल रहा है ईरान में, और जो शाह रजा पहलवी उम्मीदें लेकर बैठे हुए हैं, वो 40 साल से ईरान ही नहीं आए हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं सुहासिनी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अब मीडिएशन की जो बातें आ रही हैं, असीम मुनीर लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लास्ट ईयर 2 बार गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, शहबाज शरीफ ने बात की है पेजेशकिया से, कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं अगर आपके सीनियर लीडर्स आएँ। ईरान शायद अभी तैयार नहीं हो रहा है सेफ्टी को देखते हुए, अमेरिकन लीडर्स अगर आएँ तो एक पाकिस्तान को सही में टर्की के साथ चूंकि बैक चैनल टॉक्स वगैरह चल रही हैं, लीवरेज है पाकिस्तान के पास में, या वो खुद को जो है ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है मोर देन द वेट दैट इट हैज़ राइट नाउ? देखिए, ट्रंप ने खुद आसिम मुनीर को फ़ोन किया है, तो पाकिस्तान का कुछ तो रोल होगा इसमें। और जैसे आपने कहा, पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की के बीच में उन्होंने एक साझा बयान भी किया था कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं। पहला ये है कि ट्रंप ने पिछली साल में दिखाया है कि वो किसी तरह से पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। तो भारत की जो भी राय हो, ट्रंप ने बार बार दिखाया है कि वो आसिम मुनीर से बातचीत करते हैं, उनको लंच पे बुलाया, ये एक बात है। और आपको याद होगा कि आसिम मुनीर को तब बुलाया गया था जब अमेरिका अपना पहला युद्ध कर रहा था, मतलब ट्रंप अपना पहला युद्ध कर रहा था ईरान के खिलाफ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। और तब जब उन्होंने बुलाया था आसिम मुनीर को, ये इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान ने हिंट दिया था कि वो भी युद्ध में शामिल हो सकता है, तो कि ईरान के डिफेंस में वो आ सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, और ये पहली बात नहीं है। आपको याद होगा 1970 में यूएस और चाइना के बीच में पहला ब्रिज पाकिस्तान ने दिया था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान खुद नेगोशिएशंस नहीं करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, एक वेन्यू देता है जहाँ पे लोग आकर मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, रूस और यूक्रेन और अमेरिका के बीच में यहाँ यूएई में बातचीत जो हुई थी। तो एक वेन्यू होता है जो अगर आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ये भी याद रखने लायक है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका इजराइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर ईरान किसी पे भरोसा कर सकता है, उस देश को ये भी पता होना चाहिए कि वो देश इजराइल के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता है, कि इजराइल उनके पॉलिसी पे हावी नहीं है, या कोई इन्फ्लुएंस इजराइल का ना हो उनके लीडरशिप पे। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान सऊदी के भी साथ खड़ा है, उसने साथ भी दिया है गल्फ नेशंस का। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान ने सब तरफ किया, लेकिन इजराइल के साथ नहीं है। तो ईरान, जो जैसे मैं पहले कह रही थी कि ईरान चाहेगा कि इजराइल को इससे आइसोलेट किया जाए। अगर पाकिस्तान में टॉक्स होते हैं तो ईरान के लिए ये वो राज़ी हो जाएंगे। हालांकि ईरान और पाकिस्तान में भी काफ़ी अनबन हुई है, टेंशन्स हुए हैं पहले भी, लेकिन ईरान को लगेगा कि ये देश में इजराइल का कोई हाथ नहीं होगा। मतलब अगर आप सारे दूसरे जैसे देशों को देख लें, उसके मुकाबले भारत के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, उस पर अभी बात करूंगी। बिल्कुल, और ना भारत इसमें पढ़ना भी चाहता है। मैं ये भी कहूँगी कि ओमान का आपने जिक्र किया, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मीडिएशन कर रहे थे, उन्होंने एक अपना बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिस्ट में। मैं आपके दर्शकों को कहूँगी कि वो ज़रूर पढ़िए। ये एक आदमी है जो उनकी गवर्नमेंट 20 साल से यूएस और ईरान के बीच में बातचीत करती आई है, मीडिएशन करता आया है, और इन्होंने इतने कठोर शब्दों में कहा हुआ है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अपने काबू में नहीं है। हम जो अमेरिका के दोस्त हैं, हमें अमेरिका को वापस लाना है इसमें, कि अमेरिका अपने हितों को देखे। सीधा निशाना इजराइल की तरफ है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि जो ईरान आज कर रहा है हमें अच्छा नहीं लगता है। जो इन्होंने हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे इन्होंने गोलीबारी की है, यूएस बेसिस पे, हमारे पूरे रीजन में जो उन्होंने किया है वो हमें पसंद नहीं है। लेकिन जो ईरान कर रहा है, ये मद्देनज़र कि यूएस और इजराइल ने दिखा दिया है कि वो उसको बिल्कुल नस्तानेबूद ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने वर्ड रैशनल यूज़ किया है कि समझदारी से ईरान यही कर रहा है जो उसके हित में है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मीडिएशन ओमान ने किया था, तो उसी तरह से एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पता नहीं है, अगर पाकिस्तान
वो मीडिएटर बन सकता है, लेकिन ज़रूर यही कोशिश होगी कि एक ऐसा डिप्लोमैट हो जो दोनों तरफ की बात कर सके। एक आखिरी सवाल ऐसे में सुहासिनी, इंडिया का स्टैंस, बहुत डिबेट चल रहा है। डॉक्टर शशि थरूर ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। उस पर मुकुल केसवन, आरजेडी की मनोज झा जैसे नेताओं ने और स्कॉलर्स ने लिखा कि भाई इंडिया न्यूट्रल नहीं है, रहना चाहिए, जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी थी वेस्ट एशिया में खास करके। दिक्कत यह है कि हम इजराइल के कॉर्नर में शिफ्ट हो चुके हैं बड़ी मजबूती के साथ में। तो एक, आप इसको कैसे देखती हैं? और दूसरा, नरेंद्र मोदी जब अपना स्पीच देते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं ऑन वेस्ट एशिया पार्लियामेंट में, तो वो कहते हैं कि कोविड की तरह जो है आपको तैयार रहना है। हाउ आर यू रीडिंग इनटू दिस? तो दूसरी बात मैं पहले कहूँगी कि प्रधानमंत्री का जो स्पीच था जहाँ उन्होंने कोविड की बात की है, आई थिंक एक इशारा है कितनी सीरियसली अब सरकार ले रही है। इसका मतलब है कि जो हमारे एनर्जी के, एलएनजी के, एलपीजी के जो सोर्सेज हैं उसमें हमें बहुत काफ़ी मतलब वरी का माहौल है और लोग बहुत चिंताजनक हैं कि 2-3 दिन के बाद हमें इतना भी मतलब नहीं मिलेगा एनर्जी जिसकी ज़रूरत है भारत को। दूसरी बात ये है, और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में दोनों सदनों में कहा कि हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। एक भी बार उन्होंने अपने स्पीच में, जैसे नॉर्मली होता है ऑपोजिशन की तरफ, उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। अब बुधवार को एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी इसी इशू को लेके कि किस तरह भारत इससे निकल सकता है। ये एक शिफ्ट है सरकार के लिए, जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पहले हफ्ते में मिनिस्टर्स ब्रीफ कर रहे थे जर्नलिस्ट को कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके मुकाबले तीसरे हफ्ते में सरकार का ऑपोजिशन को साथ लेना, प्रधानमंत्री का ये सब कहना अपने बयान में, इसका मतलब है कि थोड़ा सा शिफ्ट, थोड़ा नहीं मैं कहूँ बहुत शिफ्ट हुआ है। दूसरी बात, पहले हफ्ते में भारत का क्या रुख था और आज क्या रुख है इज़राइल और ईरान के तहत, मुझे लगता है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री जब इज़राइल गए थे वहाँ पर उन्होंने कहा हम इज़राइल के साथ कंधे से कंधा मिला के आज और आगे के लिए भी हम रहेंगे। वो अब ये बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, पहले हफ्ते में भारत ने एक भी बार खमेनी के किलिंग और या इवन वो स्कूल में जो मिनाब स्कूल में जो हुआ था वहाँ पर किसी तरह से यूएस और इजराइल की निंदा नहीं की थी, नहीं आइरिस डेना पर, बिल्कुल, हाँ वो शिप पे भी। लेकिन ईरान ने जो किया उस पर उन्होंने निंदा प्रकट की। उन्होंने एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी को स्पॉन्सर किया। तो वहाँ पर मैं सहमत हूँ उनसे जो कहते हैं कि भारत उन 2 हफ्तों में या 10 दिन में न्यूट्रल नहीं था। लेकिन उसके बाद स्मिता मैं कहूँगी कि भारत अब अपने केंद्रीय स्तर पे जहाँ जो सेंट्रिस्ट पोजीशन होता है उस पे वापस आ गया है। भारत का जो ट्रेडिशनल पोजीशन था यही था कि हम जो पश्चिम एशिया में पर्टिकुलरली हम जानते हैं कि उनके अपने बीच में बहुत बुरे रिश्ते हैं, और ये ईरान इजराइल की बात नहीं है, सऊदी और ईरान की बात है, सऊदी और यूएई के बीच में, यूएई और कतर के बीच में, कतर और दूसरों के बीच में बहुत सारे ऐसे फॉल्ट लाइंस हैं जो वेस्ट एशिया घिरी हुई है अपने प्रॉब्लम से। लेकिन भारत का ये रुख था कि हम हर देश से एक अच्छा द्विपक्षीय बायलैटरल रिलेशनशिप रखेंगे और हम आपके आपसी संबंधों में बीच में नहीं आएंगे और कोई एक को बढ़ा के दूसरे को घटा के हम नहीं करेंगे काम। तो इसमें प्रधानमंत्री का जो इजराइल यात्रा था, जब मतलब युद्ध के बादल घिरे हुए थे, सबको पता था अभी युद्ध होने वाला है, तब उनका जाना लग रहा था कि इजराइल के पक्ष में था। जब वो इजराइल में थे उन्होंने ये बात कही और फिर उन्होंने पैलेस्टीन पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा एक्चुअली, बिल्कुल अपने स्पीच में बस बॉर्ड ऑफ पीस का जिक्र किया था। तो ये सब लग रहा था कि भारत इजराइल के पक्ष में जा रहा है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा केंद्रित हो गया है, सेंट्रिस्ट पोजीशन है। ईरान के साथ 10 दिन या 2 हफ्ते के लिए ईरान से कोई बातचीत नहीं हुई थी, बिल्कुल। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बातचीत की थी इराक़ची के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे फ़ोन किया था, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप से अभी तक बात नहीं हुई है, उन्होंने ईरान को नहीं फ़ोन किया, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को नहीं किया।
फिर उनके साथ 2 बार अब बातचीत हो चुकी है और अब स्पष्ट है कि भारत अब थोड़ा सा अपने को बीच में समझता है। और अगर ये रियलाइजेशन सरकार में है कि शायद पहले कुछ दिनों में उन्होंने जो उनके अजम्पशंस थे वो गलत साबित हुए और अब वो किसी और रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये सराहनीय है। पेजेश्कियां से जब मोदी ने बात की तो याद हो कि उसके बाद हमने देखा कि 2 हमारे टैंकर्स हॉर्मुज से आए, शिवालिक और नंदा देवी। दूसरी बारी बातचीत हुई तो खबर आ रही है कि 2 और टैंकर्स शायद हमारे जो हैं अब एस्कॉर्ट हो रहे हैं इंडियन नेवी के जरिए, जिसमें पाइन गैस भी शामिल हैं। और निश्चित रूप से जब उन्होंने पेजेश्कियां से बात की तो उनकी ट्वीट में उन्होंने कहा कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा की, लेकिन ये नहीं जिक्र किया कि अग्रेसर इन हमलों में ईरान के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या वो बात कर रहे हैं। तो एक एम्बिग्विटी बनी हुई है, लेकिन जैसे सुहासिनी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं एक कोर्स करेक्शन भी नई दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जो विश्वास था भारत और ईरान के रिश्तों में उसको नुकसान तो ज़रूर पहुंचा, एक चोट पहुंची है। ईरान के एम्बेसी की तरफ से बार बार भारत के लोगों का शुक्रिया अदा ज़्यादा किया जा रहा है तमाम मदद के लिए, सहायता के लिए। आज वक्त की कमी है तो सुहासिनी के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन फिर से हम सुहासिनी को रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में वापस से बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया सुहासिनी आपका, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, नमस्कार, आदाब।